स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजनीतिक अस्थिरता श्रीलंका में हुई, पाकिस्तान में हुई, बांग्लादेश में हुई। भारत तब भी चिंतित हुआ था, लेकिन जब आज उसी तरह की संवेदनशील स्थिति नेपाल पहुंच गई तो भारत को लेकर कई समानांतर रेखाएं खींचने की कोशिश हो रही है। आज हम बहस इस मुद्दे पर करेंगे कि जब विपक्ष ये आरोप लगाता है मौजूदा सरकार पर कि लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है, हमारी क्या हालत हो जाएगी। हमारे देश में भी ऐसे ही लोगों में नाराजगी है, तो क्या लोकतंत्र के कमजोर होने के इन आरोपों में दम है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर आप बिहार के चुनावों को भी देखेंगे तो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द ये पूरे चुनाव हो रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग से लेकर लोकतंत्र की जो अन्य खंभे जिन्हें माना जाता है, जो बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश की, उन सब को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलुक नागर जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के। प्रोफेसर सुबोध मेहता पक्ष रखेंगे आरजेडी का। हर्षवर्धन त्रिपाठी एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं और लेफ्ट लीडर के तौर पर विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। नेपाल में बवाल, भारत में विपक्ष पूछे सवाल। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। क्या नेपाल की आपदा में विपक्ष को अवसर दिख रहा है? हमारे यहाँ की क्रांति अलग है, वहाँ की क्रांति अलग है। हम लोकतंत्र के माध्यम से क्रांति करते हैं और वो क्रांति जरूर होगी। नेपाल के हालात से भारत की तुलना कितना सही? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। नेपाल को हथियार बनाकर सरकार पर विपक्ष का वार। आश्चर्य है एक बात का कि सब कुछ हो जाने के बाद में हमारी जो एमईए है, या तो कहा जाए सरकार हो, कहती हम नजर बनाई हुई। क्या विपक्ष को भारत की सरकार पर भरोसा नहीं? और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, पहला सवाल आप ही से है। देखिए, बिहार का चुनाव हो, जो मुख्य मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, वो तमाम बातों पर कह रहे हैं कि आपके खिलाफ भारी नाराजगी है इस वक्त देश में। आपके खिलाफ पूरी जनता अब जाग गई है और आपके लिए बहुत मुश्किल परिस्थिति आने वाली है। और कई कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों के नेता नेपाल के साथ सीधा समानांतर स्थिति भारत की जोड़ रहे हैं। जवाब दीजिए। अंजना जी, राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल ने पूर्व में कहा था, सभी यहाँ पे युवा मौजूद है, गूगल करके चेक करिए, कि he wants to fight the Indian state। वो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो आज चिंता राहुल गांधी की है कि आज देश के अंदर ये तस्वीर जो है, जो देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत तस्वीर है, ये राहुल गांधी और हर परिवारवादी को चिंता जता रही है। यहाँ पे देश के अंदर प्रेसिडेंट एसटी समाज से आती हैं, कोई उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अगेन जो है ओबीसी समाज से आते हैं, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं होता। और ये हमारे देश के लोकतंत्र की शक्ति है कि आज हम जो है ये तस्वीर देख रहे हैं, जो एक पॉजिटिव मैसेज है हर युवा के लिए कि आप भी इस देश के लोकतंत्र के शीर्ष पद पर पहुंच सकते हैं। अब दिक्कत उनको है जिन्होंने परिवार तंत्र चलाया, ना कि लोकतंत्र। इसीलिए इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी, आप सब युवा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी कभी राजनीति में थी? क्या वो हम सब के बीच में है? क्या उन्होंने कभी भी राजनीतिक बयान दिया? तो इस तरीके से जो हमारे बीच में नहीं है उनको गाली बकना और उसके बाद जाकर उन पे आपत्तिजनक एआई जनरेटेड वीडियो करना, ये सब यही दर्शा रहा है कि
कि अगर किसी को भारत के लोकतंत्र से सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी हैं। कल ही उन्होंने एक वीडियो किया, अंजना जी आपने बिहार की बात करी, 2 वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये इतने जनता विरोधी लोग हैं कि सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि बिहार के लोगों को से बदबू आती है, उनसे बीमारी होती है, और राहुल गांधी उनसे हाथ मिलाते हैं। ये इनकी सोच है भारत के लोकतंत्र के प्रति। राहुल गांधी कल एक ट्वीट देते हैं कि देश के युवाओं को कहते हैं कि आप सभी जो है तैयार हो जाइए, आग तक लगने की बात ये लोग करते हैं। तो जस्ट बिकॉज गांधी वाड्रा परिवार अगर सत्ता में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश का लोकतंत्र मजबूत है क्योंकि संविधान मजबूत है और युवा मजबूत है, और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री है। ठीक है, आलोक शर्मा जी अब आप मोर्चा संभालिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, और इंडियन स्टेट से लड़ने की बात विदेश में कहकर राहुल गांधी जी ने ही भारतीय लोकतंत्र पर हमला किया था। देखिए, मुझे लगता है कि इस भारत देश के अंदर अगर लोकतंत्र की किसी ने नींव डाली वो कांग्रेस पार्टी ही थी। वो पंडित नेहरू जिन्होंने 13 साल तक जेल में रहते हुए, और बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान दिया, और जिस तरह से आज एक चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला, पता नहीं वो वैसे तो सब झूठ ही बोलते हैं, और एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला फर्जी डिग्री होल्डर भी अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं समझता हूं कि वो लोकतंत्र कांग्रेस का ही दिया हुआ है। आज कांग्रेस के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, इंडियन स्टेट की बात कही गई थी, इंडियन नेशन की बात नहीं की गई थी, और कांग्रेस के कार्यक्रम में कही गई थी, विदेश में नहीं की गई थी। इंडियन स्टेट से तात्पर्य होता है सरकार और सरकार की संस्थाएं जो लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, और वो लड़ा जाता है, और राजनीतिक दल इंडियन स्टेट या गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं। उसमें कहीं पर कोई चीज़ गलत नहीं बोली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वोट चोरी करके जो लोग सरकार चलाते हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में रखकर सरकार चलाते हैं, वोट चोरी करके सरकार चलाते हैं। बनारस जो प्रधानमंत्री की सीट थी, वहाँ पर वोट काउंटिंग रोक दी जाती है घंटों तक। जिस तरह से एक एक घर पर 500-500 वोट बनते हैं, जिस तरह से SIR के नाम पर सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ लगाता है, और फिर ये अपनी माताजी के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है हमारी माताजी तो माताजी लगती हैं इनको, और दूसरों की माताजी जर्सी काऊ लगती हैं। दुर्भाग्य ये है कि एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं जो ना विदेश नीति जानते हैं, ना अर्थ नीति जानते हैं। आज हालत यह है कि SIR के नाम पर जो हो रहा था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक लगाम लगाई। आज आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ED CBI के डायरेक्टर्स को पेंशन नहीं मिलती है इस देश के अंदर, मुख्यमंत्रियों को चुनाव से 6 महीने पहले जेल में डाल दिया जाता है, 1-1 साल 1.5 साल के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती है। हिंदुस्तान को पूरी तरह से एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग केवल और केवल सरकार और मोदी स्तुति में लगा रहता है। यही तमाम चीजें अगर आप पैरेलल देखेंगे तो उन देशों में भी हुई जिनसे हमें सबक लेना चाहिए, और सबक भी अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो मैं उसको केवल ये कहूंगा कि वो अहंकारी है। आपको किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देश से, किसी भी घटना से सबक लेना चाहिए। एक फॉर्मर USSR था, शायद 1990 के दशक में उससे शक्तिशाली देश केवल अमेरिका था, लेकिन उसके भी टुकड़े हुए। यूरोप सबसे मजबूत था, लेकिन वहां पर भी बाल्कनाइजेशन हुआ। अगर हमारे चारों तरफ किस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो जियोपॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में उनसे सबक लिया जाता है। ठीक है, छोटा सा रिस्पांस, उसके बाद से छोटा लोग बात करेंगे संविधान की जो बाबा साहेब अंबेडकर को अपने चरणों में रखते हैं, जिन्होंने 356 लगाकर 50 से ज्यादा राज्य सरकारों को गिराया, जिन्होंने इमरजेंसी लागू करी जिसमें आप सभी युवा कुछ नहीं बोल सकते थे। ये लोकतंत्र की बात करेंगे। आज अगर इनको लगता है चोरी की बात है तो राहुल गांधी कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। इनको दिक्कत इस बात की है कि इनका सिस्टम नहीं है अब, और इनकी सरकार भी अब नहीं है। इनके झांसे में अगर कोई मत आइएगा, क्योंकि ये इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं। आतंकवादी पन्नू इनको एंडोर्स करता है, एंटी इंडिया एलॉन अमर इनको एंडोर्स करती है, और ये कोर्ट की बात करते हैं। आज ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नहीं, मैं मद्रास हाईकोर्ट को का जजमेंट बताना चाहता हूं। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला राहुल गांधी के आरोपों के ऊपर कि इनमें कोई एविडेंस नहीं है, ये सब बकवास है, ये सिर्फ इधर उधर की बातें है, सिर्फ इंडिपेंडेंट रिसर्च तक नहीं है। इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। कोर्ट के खिलाफ ये, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये, इंडियन स्टेट के खिलाफ ये, राष्ट्रपति के खिलाफ ये, जनता के खिलाफ ये। क्यों? क्योंकि बस ये परिवारवादी गद्दी में नहीं बैठे। सबसे बड़ा खतरा ये है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, छोटा सा जवाब। लोकतंत्र के लिए खतरा ये है कि भारतीय लोकतंत्र में नंबर 2 की पोजीशन पे बैठने वाला व्यक्ति, जिसको उपराष्ट्रपति पद कहा जाता है,
वो नजर बंद कर दिया जाता है। आज नहीं दिखे आपको इससे वो? ज्यादा नहीं, इससे कहाँ दिखे? नहीं, ये देखिए, fake news सुनिए है। सुनिए आज शक्ति में दिखा आज दिए तो। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। कौन सी फोटो है? नजरबंद की फोटो है। अगर क्यों फैला रहे जनता के अरे सामने? भाई सुने ना प्रभु, अगर वो नजरबंद नहीं होते तो फोटो लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे नहीं, तो आपको दिखता नहीं, आपको फोटो आज आए नहीं। लाकर आपने तो boycott आप कर ये दिया। दिखाना चाहते हैं। आपने तो आज वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर लेकिन आपके भंडारी, बीच में नहीं बोला हूं। मिस्टर मैं आपके भंडारी, फिर बीच वो में भी नहीं आपके बोला बीच में हूं। बोलेंगे, फिर जोर बोलिएगा से मत। चिल्लाने से डिबेट अच्छी नहीं होगी, जल्दी बोलिए। मुद्दों की बात करनी होगी। क्या उन्होंने अपना इस्तीफा जो दिया था वो किसी के सामने आए? उसके बाद से आज तक नहीं आए, जब तक दूसरा उपराष्ट्रपति आकर शपथ नहीं ले लेता है। 1.25 महीने तक क्या कारण था? कौन सा भ्रष्टाचार किया था उन्होंने? कौन से कारण थे जिसकी वजह से नजरबंद किया गया उनको? कितनी डरपोक सरकार है कि उपराष्ट्रपति को भी आप कैद करके रखना चाहते हैं। वापस आता हूं, वापस आता हूं। देखिए, दुर्भाग्य ये है, ये वाम वाले बस यही करते हैं पीछे से। अरे काहे पिछलग्गू बन रहे हैं आलोक जी के? अरे पिछलग्गू काहे के लिए बन रहे हैं? बोलने दीजिए उनको, पूरा करने दीजिए। 2 लाइन में पूरी कीजिए अपनी बात। अब नहीं, अब प्रदीप जी, विल गो टू अदर पार्ट। भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूकने वाले लोग इसीलिए आज अंबेडकर यहां को पर चुनाव बात नेहरू ने करते हराया। हैं। संविधान को कहने वाले के विदेशी हैं, हम इसको नहीं मानेंगे, इट मस्ट बी स्क्रैप्ड। ये आरएसएस की विचारधारा से आने वाले लोग पूरी तरह से संविधान अरे भाई सुनिए ना भाई, अरे भाई सुनिए, देखिए मैं क्या आपके बीच में नहीं मलुक नागर जी, मलुक नागर जी, हो गया, आप दोनों का हो गया। कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड कीजिए देखिए, जल्दी। मैं कंक्लूड करना हाँ, चाहता जल्दी। हूं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कटघरे में खड़ा है, और ये कांग्रेस नहीं कह रही है। आज तक के मंच पर तीनों इलेक्शन कमिश्नर जो पुराने वाले थे, उन्होंने इस फेक न्यूज फैला रहे हैं। आज तक से निवेदन करूंगा, तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि एसआईआर का समर्थन किया, ईवीएम का समर्थन किया। कितना झूठ बोलोगे भाई? खोलिए वीडियो। अगर आप ठीक होंगे तो बोलना, बीच में चिल्लाना नहीं पड़ेगा। व्यक्ति पहले चिल्लाते दिखाओ रहे। वीडियो, दिखाओ वीडियो अगर है तो। ये कांग्रेसियों का झूठ बोलते रहते। मैं 2 तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने आकर कहा कि वर्तमान में जो हो रहा है गलत हो रहा है। झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी अपने बयान को आज तक का कल एक सर्वे, आज तक का एक कल, देखिए बीच में मैं आपको किसी को नहीं बोलने दूंगा, मैं फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा। ये बहुत गंदी आदत है इनकी। मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं, मैं पूरे शो को डिस्टर्ब कर सकता हूं, शांत रहिए। अरे करिए अगर सच्चाई है। मैं करूंगा, आप शो चला के देखिए। आप बोलिए कौन बोलता है? धमकी दे रहे हैं आप बोलिए ना कौन बोलता है? आप बोलिए ना कौन बोलता है? अब आप बोलिए कौन बोलता है? नहीं, आप दिखाइए ना वीडियो। कौन बोलता है? झूठ ना बोले इलेक्शन कमिश्नर। मैं फिर कहूंगा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स आए और उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में हो रहा है गलत हो रहा है, और आज तक के मंच पर कहा। वापस आते हैं। अभी तक राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप या तो 1 हफ्ते के अंदर माफी मांगिए, नहीं तो एफिडेविट दीजिए। ना तो उन्होंने एफिडेविट दिया, क्योंकि तमाम कानूनों ने कहा कि एफिडेविट की जरूरत नहीं है, ना उन्होंने माफी मांगी। अब इलेक्शन कमिश्नर दुम दबाकर कहां घुसा हुआ है? हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र को, मैं फिर कह रहा हूं, अरे चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? चोर को चोरी करने दें, चोरी को चोरी करने दें, अरे भाई चोरी को चोरी करने दें। नहीं, वोट चोरी अनिल मसीह को भूल गए क्या? आज सवाल यह है कि लोकतंत्र को कौन बचा रहा है, कौन संरक्षक है? इसी को लेकर लड़ाई हो गई है नेपाल के बाद। देखिए, जहां तक अंजना जी नेपाल की बात होती है या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग वो बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, और वो इस तरह का माहौल हमारे देश के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं, तो इनसे बड़ा देशद्रोही और देश के खिलाफ कोई नहीं है। मतलब वोट चोरी होकर सरकार बनने दे, वो आप बीच में आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर बीच में बोलने नहीं दूंगा। देखिए, अगर इनको देखना है, केवल ये बताइए वोट चोरी होने दे क्या? फिर देखना है, आप बताइए क्या वोट चोरी होने दे क्या? फिर अगर वोट चोरी होने दे क्या सबको? क्या इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करके झूठा प्रधानमंत्री बनवाए उसको अलाउ करेगा? मलूक जी, मेरी कोशिश यही रहती है, सबसे बड़ा वोट चोर इलेक्शन लेकिन मैं भंडारी साहब को भी नहीं रोक पाई थी। चोरी नहीं आप ही करने लोग देंगे। समझिए, लड़िए आपस में, हम लोग चलते हैं बाहर। अगर इनको पान दुकान की लड़ाई बनाना बनाइए आप लोग। अगर इनको देखना है तो चाइना को देखें, अगर इनको सोचना है सबक लेना तो पड़ेगा। 2004 से 2014 में जाएं, जब मनमोहन सिंह कहते थे कि वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था
देश को बनवाएंगे। तो आज 2025 में चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है और देश तरक्की कर रहा है। जिन लोगों में, जिन देशों में घटना हो रही है, उन देशों की इकोनॉमी ठीक नहीं है और आज हम लगातार तेजी से ऊपर जा रहे हैं और इनको दर्द इस बात का है जो 2040 तक करना चाहते थे हमने 2025 में कर दी है। तो इनको दिक्कत ये हो रही है और ये देश का मिस्टर मेहता उसके बाद से विवेक तरक्की कर रहा है। बोलिए अब सुनिए मेरी बारी। आपने बोला हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ऊपर वाले के पास मत जाइएगा, बस यहीं रहिए फिलहाल। आप बहुत अच्छा बोलते हैं साहब, आपकी जरूरत मुल्क को है। बजाओ ताली बच्चों एक बार, ठीक है। अब वॉइस ऑफ डिसेंट की बात है भाई। प्रॉब्लम ये है कि प्रदीप भंडारी जी में ओली की आत्मा आ चुकी है। ये बताओ पाकिस्तान में सुनिए देश का पानी जाना चाहिए। माइक ले लूंगी, सबके माइक ले लूंगी, सबके माइक लेने पड़ेंगे। कूदे और जब ये कूद रहे थे मैंने कहा था उनके बच्चे भी आप लोगों से बेहतर बिहेवियर करते हैं। चलिए देखिए सुनिए, मैं तो आपके प्रति प्रेम की भावना रखता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी ऊपर वाले के पास मत जाइए, जितना नीचे है अच्छा ही रहेगा। लेकिन यहां देखिए प्रदीप भंडारी हमारे दोस्त, इनके अंदर ओली साहब की भावना आ गई ना। अरे मैंने सबके माइक ओली साहब की भावना, ताली बजा रहे हैं आप लोग। सबके माइक यहाँ पे जिसका नाम लेंगे उसके पास होगा ताकि सबकी शिकायत दूर हो। पूरा कीजिए। मेरे ख्याल से हमारी सरकार अगर अंजना जी से भी थोड़ी राय डिसिप्लिन के मामले में ले तो देश बेहतर चलेगा, कानून कायदे से चलेगा। लेकिन अंजना जी की सुनती नहीं है सरकार, यह समस्या है कि नहीं। अब देखिए 2 मिनट के अंदर सबको लाइन में लगा दिया, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सांसद, पत्रकार। हुआ है देश में, समझ गए? नहीं, हम तो इनके लिए टॉपिक है अंजना जी। नहीं, हम तो तारीफ कर रहे हैं। अब मेरा कहना है भाई देखो, वॉइस ऑफ डिसेंट को आप अलाउ करिए। मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी बात यह मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हारना भी आता है। तीसरे मोर्चे की सरकारें आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, वाजपेयी की सरकार आई, कांग्रेस फिर वापस आई और ये एक अच्छी चीज है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन 2014 के बाद ऐसा प्रतीत होता है, सुनिए, चिपक गए हैं सत्ता के साथ, लगा लिया फेविकॉल कुर्सी के ऊपर, कुर्सी पे फेविकॉल, और कह रहे हैं हटेंगे नहीं, अब हम चिपक चुके हैं, अब हमें मत हटाओ। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाइए, अपोजिशन को बोलने दीजिए, हमारी आवाज को दबाइए मत, डिस्कशन को दबाइए मत। अगर कोई समस्याएं हैं उस पर संवाद हो। मिस्टर त्रिपाठी, मलूक नागर जी अलाउ नहीं करते। देखिए मिस्टर त्रिपाठी, अब उनको बोलने दीजिए, फिर मेहता जी को बोलना है। अंजना जी आपने तो माइक ले लिया, मंशा यही राहुल गांधी की। कहाँ बोल रहे हैं आप? नहीं, मंशा ही राहुल गांधी की भी। वो भी जैसे पहले होता था ना कि मोहल्ले में एक बड़े बाप का बेटा होता था, उसके पास क्रिकेट किट होती थी, वही तय करता था कि कब कौन खेलेगा। तो कांग्रेस की हालत वही है अंजना जी। दुर्भाग्य ये कि अभी आलोक शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचा दिया। कमाल हो गया भाई। भारत की भूमिका सारा कुछ कांग्रेस बचाती है, यानी कांग्रेस को राजशाही ले आओ ना। कह दो कि सोनिया जी राजमाता हैं, इनके पुत्र युवराज हैं, उनके पुत्र नहीं और कोई। कमाल कर दिया। भारत जैसे देश में जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको आप ये सब सिखा रहे। और राहुल गांधी को यही सिखाकर यही ये अहंकार हो गया है कि वो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, वो लाल किले पर 15 अगस्त को नहीं जाएंगे, वो किसी भी ऐसे अवसर पर नहीं जाएंगे जब उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए और ये देश का नौजवान उनको सुनता रहे। अब एक के घर में क्रिकेट किट नहीं होती, हर के घर में क्रिकेट किट है कि नहीं है? आज लोकतंत्र में सबको उसका अधिकार मिल गया है, इसलिए कांग्रेस को यह मुश्किल हो रही है, इसीलिए चाहते हैं कि उनकी ठेकेदारी बनी रहे, वो तय करें कि कौन नेता होगा। और ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री फेंटने वाली पार्टी के लोग लोकतंत्र बता रहे। इस देश में बार बार जब मन किया तब राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और इतनी देर से मैं देख रहा हूं आलोक शर्मा जी जो भी बता रहे थे उसमें गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। उधारी के गांधी कब तक देश को ऐसे बताते रहेंगे भाई? सत्ता मतलब लोकतंत्र है कि सत्ता मतलब कांग्रेस परिवार? इसको जरा समझिए। ठीक है, जल्दी से मेहता जी बोल रहे हैं, उसके बाद। देखिए, मैं 2 बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये लोकतंत्र के ऊपर बात हो रही है
जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 10-11 सालों से लोकतंत्र की छल्ली छल्ली कर दिया है, संविधान के मूल्यों को तीतर बितर कर दिया है। लोकतंत्र की परिभाषा जो है भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके जो स्पेशल लोग आते हैं उनसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आपने अशोक के चक्र को धूमिल किया है, आने वाला जो बिहार है, इलेक्शन है बिहार में 2 महीने बाद, वो आपको सबक सिखाएगा। जहाँ तक बात रही नेपाल के ऊपर, बिहार बॉर्डर स्टेट है, आपके फॉरेन पॉलिसी का फेलियर का जो हिसाब बिहार मांगेगा। आपको पता है नेपाल में जब भी प्रधानमंत्री बने हैं, इतिहास गवाह है, पहला टूर उनका इंडिया का होता था, लेकिन इस बार ओली साहब का जो टूर जब प्रधानमंत्री बने तो वो चाइना का टूर हुआ। और चाइना का जो लैंग्वेज है नेपाल के सिलेबस में इंक्लूड किया गया। आप कहाँ थे? हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सभी के साथ तहस नहस हो गया है। और इसका जो है खमियाजा बिहार उठाने वाला है। चाइना के साथ जो है रोड बन रही है, वहाँ पे उनके लैंग्वेज सीख रहे हैं। और जिस तरीके से नेपाल में जो है तख्ता पलट हुआ है यंग जनरेशन के द्वारा, आप सोते रह गए, लेकिन यंग जनरेशन कोरिया के साथ, चाइना के साथ, जापान, इंडोनेशिया के साथ उनके जो वैल्यूज हैं वो सीख रहे थे, और हम बगल में रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। बिहार की जनता नवंबर में ये जवाब जो है दीवालों पे लिखी हुई है, दीवालों पे लिखी हुई है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार से शुरुआत इनके गिरने की। हो गया। अब बीजेपी और कांग्रेस एक एक जवाब देंगे, जिसके बाद हम आपके बीच में आएंगे सवाल लेने के लिए अपनी अपनी एक एक बारी में। ये परिवारवादी झूठे जो हर बात पे झूठ बोल रहे, भारत सीखेगा श्रीलंका से, भारत सीखेगा बांग्लादेश से। अरे भारत से दुनिया सीख रही है और ये बात कर रहे हैं। क्या चाहते हैं ये देश के अंदर? जो एक बात करिए, सुनिए, ये अशोक झूठे, आप सब युवा है, मुझे जो परिस्थितियां हैं अपनी बारी में बोलिए। आरजेडी वाले अशोक स्तंभ को बेकार कहने वाले इनका नेता तेजस्वी यादव, ये रहा वीडियो तेजस्वी यादव का, मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूं। सुनिए, जब इनसे पूछा गया ये बोल, अशोक स्तंभ को तहस नहस किया जाता है, आरजेडी वाले कहते हैं फालतू है देश का लोकतंत्र। ये बात करेंगे। सुनिए, संविधान के मूल्यों को आप इस तरीके से बात मत कीजिए। ये झूठे कांग्रेसी इलेक्शन कमिश्नर ने झूठ बोल रहे थे। सुनिए, ये झूठे आलोक शर्मा और कांग्रेस पार्टी, जब पूछा गया कि देश का लोकतंत्र में वोट चोरी होती है, ये देखिए। मुख्यमंत्री है वो अपमान कर रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार, वो तो खबर आप लोग चलाते नहीं। कहाँ का कौन क्या कर रहा है? ये ऑडियो आ रहा है, उसका ऑडियो आ रहा है। कुछ नहीं आता। मैं वापस से चलाऊंगा, माफी चाहता हूँ, मैं एक बार वापस चलाऊंगा। देखिए, अरे दिमाग में कुछ है कि नहीं कि गूगल में ही है? अरे बेटा, तुम तो लालटेन दे दिया बिहार को, मैं तो गूगल दे रहा हूँ कम से कम, जैसे आगे बढ़ेगा। लालटेन वाले बात करते हैं गूगल की, गूगल दूंगा, चैट जीपीटी दूंगा, तुम्हारे जैसे थोड़ी। लालटेन लेके घुमा दिया बिहार के अंदर। हम तो फ्री बिजली दे रहे हैं, और नहीं तो क्या, गूगल ही पढ़ना, लालटेन मत पढ़ना, इनके जैसा हाल हो जाएगा। ठीक है, अब आलोक जी बोलेंगे, प्लीज रुके मेहता जी। आलोक जी का जवाब, जिसके बाद हम जनता के बीच जाएंगे। मुझे लगता है तीर कमान जिसके साथ चलते हैं वो लालटेन से भी पुराना है, इसलिए लालटेन रोशनी तो देता है कम से कम। तीर कमान हमेशा विनाशकारी या मृत्यु के लिए निकलता है। खैर, समझ जिसकी जैसी। वापस आते हैं। देखिए, सबक चाहे वो श्रीलंका हो चाहे नेपाल हो, सबसे लेना चाहिए। और अगर सबक लेने लायक भी नहीं थे तो मोदी जी कहाँ भगवा कपड़े पहन के वहाँ पर वोट मांगने किस तरह से पहुँच गए थे। चुनाव हिंदुस्तान में होता था, वो पशुपति नाथ मंदिर में जाकर जिस तरह से करते थे और पूरे मीडिया के कैमरों को पीछे पीछे लेकर चलते थे। अगर वहाँ से सीखने का कुछ नहीं था तो मैं समझता हूँ कि जिस देश से आपका रोटी और बेटी का संबंध रहा हो, वहाँ से भी सीखना चाहिए। बांग्लादेश इसी भारत राष्ट्र का हिस्सा था, हम ही ने 2 टुकड़े किए थे, वहाँ से भी सीखना चाहिए। और श्रीलंका जहाँ पर अडानी को मोदी जी ठेके दिलवाने गए थे, वहाँ से भी सीखना चाहिए। और यहाँ तक के मालदीव से भी सीखना चाहिए, रशिया से भी सीखना चाहिए। जो फॉर्मर यूएसएसआर था उसका जिस तरह से टुकड़े हुए, वो हम उतने मजबूत नहीं है जितना मजबूत वो था। और जो अगर सीखने की बात नहीं कहता हो वो अहंकारी होता है। आज तक पर एक सर्वे चला था बिहार का ही, 34% बेरोजगारी मुद्दा है वहां पर, जहां पर इनकी 20 साल की सरकार है। और वहां पर 23% लोग वोट चोरी को बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। बिहार में अगर ये 2 मुद्दे हैं तो हमें इनसे भी सबक लेना चाहिए। जो इन राज्यों में, इन देशों में हमने चीजें देखी, भ्रष्टाचार चरम पर था, नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, भाजपा वालों के सबके विदेशों में पढ़ते हैं। रोजगार मांगने पर लाठियां वहां भी पड़ती थी, यहां भी एसएससी के छात्रों को, आप लोग तालियां तो बजा रहे हैं इनकी बातों पर, लेकिन रोजगार मांगने पर एसएससी के विद्यार्थियों को लाठियां यहां भी पड़ती हैं, पटना में भी पड़ती हैं।
आप एक साल एक एपिसोड बताइए कि 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में एसएससी या यूपीएससी के बाहर लाठियां भांजी गई हों। कारण क्या है कि नौकरी चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं। अब बहुत विश्वास, लेट हिम कंप्लीट सर। दुर्भाग्य ये है कि आप दमन करके सरकार को चलाना चाहते हैं। इन देशों में भी दमन करके ही चलाया जा रहा था। इन देशों में भी कर्जा बढ़ा था, हमारे देश के अंदर भी कर्जा बढ़ा है। सीखने की बातें अगर किसी के अंदर वास्तव में बुद्धि होगी तो जरूर सीखना चाहेगा कि आगे से हमसे कोई गलती ना हो। सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। अब विश्वास के साथ मैं आप लोगों को माइक लौटा रही हूं, आप लोग रुकिए क्योंकि मुझे जनता के सवाल लेने हैं और अगर आपसे वो पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा अपनी अपनी बारी में। जिससे सवाल हो वही जवाब दे और थोड़ा सा डिसिप्लिन प्लीज बना कर रखिए। आप फिर तो तुसी तो बिना माइक के ही बोल लेते हो। आपका क्या है? आप में से कितने लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं? आपका हो चुका है। जो लोग नए हैं आप आइए। मेरा सवाल आपसे है, आपने बोला कि जो सुप्रिया जी हैं उन्होंने बोला कि जो राहुल गांधी हैं वो उनको गले लगा लेते हैं जो गंदे होते हैं, जिनके मुंह से बदबू आती है। आपने ये जनता को बताया, वो बहुत गलत तरीके से बताया। वो वीडियो हमने भी देखी है। उन्होंने बोला वो किसी से भेदभाव नहीं करते। अगर एक मजदूर उनके पास आएगा वो उसको भी गले लगाएंगे, अगर उनका समर्थक भी आएगा वो उसको भी गले लगाएंगे। आपने ये जो तरीका बोला वो गलत था। जवाब दीजिए प्रदीप जी। मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूं, आपको आपकी विचारधारा कांग्रेस से मिल सकती है, मैं उसका सम्मान करता हूं। आप सभी सुनिए वापस से ये क्या है। शी इज अ स्टूडेंट। गूगल विचारधारा कहां से आ गई? बच्चों आप लोग राहुल गांधी को देखते हैं ना अक्सर प्रोग्राम्स में? हो गए, नहीं देख रहे, हो गया, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे। अब देखिए बीच में बोलना शुरू हुआ। अगर नहीं देख रहे हैं तो बेरोजगारी आपके दरवाजे पर सिर्फ राहुल गांधी बेरोजगार है, देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ऐसे ही लाठी खाते रहिएगा, 13वीं सबसे इसी तरह से लाठियां खाते रहिएगा एसएससी के दरवाजे पर। अंजना जी यही होता है, अपने अपने पक्ष में सब बोलते हैं। पहला सवाल आप ही से आया था। आलोक जी मत कीजिए ऐसा प्लीज, विश्वास रखिए। कार्यकर्ता नहीं स्टूडेंट है, रिलैक्स करिए। हाँ ठीक है, सुनिए मैं आप सबको कर रहा हूं, सुनिए। अरे भैया तुम्हारी कांग्रेस का वीडियो दिखा रहा हूं। एक सेकंड। कपड़े बहुत साफ नहीं दिख रहे हैं, गले लगा रहे हैं, उनका माथा चूम रहे हैं। एहसान कर रहे हैं क्या? ये माथा चूम रहे हैं, अरे तुम बीमारी होगी, क्या बात कर रहे हैं भाई? अगर गरीब को गले लगाना, गरीब को गले लगाना अच्छी बात है। एंटाइटलमेंट। अरे आपसे भी सवाल आएगा, आपसे भी सवाल आएगा, उसी समय बोल लीजिएगा। लेट कंक्लूड, 2 लाइन में कंक्लूड कीजिए। मैं कह रहा हूं देश का गरीब भगवान होता है, वो कोई बीमार नहीं करता किसी को। और बिहार का व्यक्ति भगवान होता है, बिहारियों को गाली बकते हैं ये लोग। मेरा क्वेश्चन आपसे है, हम ये हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते थे कि राजा का बेटा राजा बनता है, पर हम कांग्रेस में तो कुछ और ही सिचुएशन देख रहे हैं। तो आप परिवारवाद जो चल रहा है कि जो पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बन रहा है, आगे भी वही हो रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पिता माफी मांगनी चाहिए ना, माफी मांग लेंगे इस बात के लिए। रुकिए ना जरा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सही बता रही हूँ, मैं सारे बीच में बोलेंगे तो मैं इन्हें बोलने नहीं दूंगा। अच्छा मलुक जी आप तो ऐसे न थे। ये ऐसे ही थे, ये हमेशा ऐसे ही थे। देखिए आप शेम कीजिए। हाँ देखिए मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक सेकंड आलोक जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के पिताजी कौन से पॉलिटिशियन थे जरा बताएंगे आप? बताइए जरा, किसने कहा आपको? ये भी, अरे भाई ये भी व्हाट्सएप, ये देखिए जिसके पास माइक नहीं है, आपकी आवाज ऑन एयर टीवी पे नहीं जाएगी। आपका सवाल मैं पहुंचा दे रही हूँ ताकि ऑडियंस भी समझे। एक सेकंड, उन्होंने कहा कि मनमोहन जी आपका कहना था कि रिमोट कंट्रोल से काम करते थे। बैठ जाइए। ये अंजना जी पूरी तरह से भाजपा की व्हाट्सएप बट आप लोग बीच में मत बोलिए क्योंकि बिना माइक की आवाज नहीं जाएगी। अगर सवाल है पे भाजपा ने जो फैलाया वो बच्चों ने पढ़ा। जिस व्यक्ति ने 10 साल में सबसे अच्छा इकोनॉमी के साथ इस देश को आगे बढ़ाया, वो कह रहे हैं कि साहब वो तो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। दुर्भाग्य यह है कि आज किसी तरह से कोई नहीं चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं पीवी नरसिम्हा राव जी के पिताजी क्या थे? 1989 के बाद जिन लोगों ने शहादत दी, गांधी फैमिली से कौन मंत्री बन गया, कौन संतरी बन गया? केवल दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी जो फैलाना चाहती है, मैं 3 दर्जन बीजेपी के लोगों का बता देता हूं। मुख्यमंत्रियों के बच्चे क्या हैं, मंत्रियों के बच्चे क्या हैं? क्या वो परिवारवाद नहीं है? आपको परिवारवाद इंदिरा गांधी का नजर आता है जिसने
32 गोलियां अपनी सीने पर खा ली। अरे कांग्रेस परिवार याद है? कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं। राजीव गांधी का जवाब याद लूंगी आता आपसे, है, जिनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है सवाल पूछते समय। फिर कहूंगा अब ये देखिए, आज जिस समय पर लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछेंगे। अरे बच्ची अगर सवाल पूछ रही है, उनको बोलिए, बच्ची अगर सवाल पूछ रही है, उसको कह रहे हैं लज्जा नहीं आती। वेट मलूक जी, कांग्रेस मलूक नागर जी, मैं माइक ले लूंगी, मैं सही में बता रही हूँ। अंजना जी लोकतंत्र पे सवाल पूछे अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर शहीदों को बदनाम करने का काम किया जाए तो दुख होता है। ठीक है मलूक जी, देखिए पिछड़ों की और दलितों की ये बात करते थे, और 17वीं लोकसभा में जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा मैं इतने पिछड़े और दलित मिनिस्टर बनाए, उसकी नकल करके राहुल गांधी और उनके साथियों ने जो पिछड़ों की दलितों की बात करी, प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था उनको न्याय नहीं मिला। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पिछड़ा कैंडिडेट था, क्यों नहीं उनको विरोध करा? और मान लो उनकी गलतफहमी थी कि हम चुनाव जिता देंगे, तो क्यों नहीं पिछड़ा उठा करके कैंडिडेट बनाया? इनकी मानसिकता ही ऐसी थी, पिछड़ों के खिलाफ थे। चरण सिंह जी पिछड़े समाज से थे, उनको उतारा। राजेश पायलट कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट को धोखा दिया। ये पिछड़ों के खिलाफ थे। बाबा अंबेडकर साहब को चुनाव हरवाया। और ये छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ कि फिर तो ऐसी अंजना जी केवल एक सेंटेंस बोलूंगा। सर मेरा सवाल भी आपसे है। एक कांग्रेस के नेता ने कहा था कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। आज तक ये मशीन निकला नहीं, नाली से गैस भी नहीं निकली। एक मिनट, नाली से गैस का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। एक साथ प्लीज, मैं जवाब लूंगी। 4-5 सर आपने अभी कहा कि इंदिरा गांधी ने 32 गोलियां खाई थी, तो एक बात बताइए, गोली खाने लायक उनको बनवाया किसने था इतना? मेरा सर आपसे एक क्वेश्चन कि आपने कहा कि अभी लोकतंत्र के लिए खतरा है बीजेपी, तो क्या 1975 में वो नहीं था? इमरजेंसी की सर आपने कहा कि बीजेपी वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बनी है। सर आपके पास ना प्रूफ है ना एविडेंस, ये इलेक्शन कमीशन बुलाती है तो आप जाते क्यों नहीं हो? मैं आ रही हूँ, आगे भी आ रही हूँ, आप मैं आइए, उत्तर दे देता हूँ। आप आइए, जल्दी आइए। अच्छा सवाल ये है कि अभी जो देख रहे हैं नेपाल का कंडीशन एंड वी शेयर्स द बॉर्डर विथ बिहार, तो बीजेपी से मैं पूछना चाहूँगा आपका क्या इस पे कुछ लेगेसी है कि बीजेपी जो बिहार में वोट होने वाली है इस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नेपाल में जो हो रहा है उसके कारण? भाषा का संयम रखिए। मेरी सवाल सोच जी से है, वो जब कोई वैलिड टॉपिक नहीं उठता है तब बोलते हैं कि बिहार में या फिर कहीं भी वोट चोरी होती है। वो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि बिहार में यहाँ पे बूथ चोरी होती थी? वो ये नहीं क्यों बोलते हैं कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो बोलते हैं कि भूरा बात सब करो, ब्राह्मण राजपूत लाला भूमियार को मार डालो? ये वो क्यों नहीं बोलते हैं? इनका जवाब दीजिए। अंजना जी उत्तर दीजिए। 2 बच्चों का इधर इस हिस्से से भी ले लूं, उसके बाद से आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, चलिए जल्दी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम मेरा क्वेश्चन दोनों तरफ से है। अगर बीजेपी वाले 10 साल से बिहार में हैं तो उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है? कितने बच्चे यहाँ जो बिहार से बाहर आकर पढ़ रहे हैं, हाथ उठाइएगा। देखिए यहीं पर पलायन दिख रहा है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू वालों को नहीं दिखता है। जल्दी। मैम सर कह रहे हैं कि लाइक बीजेपी ने कांग्रेस ने बहुत कुछ कर रहा है। मैं बिहार से हूँ, हमारे यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती थी एंड मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, फिर भी हमें हमारी सोसाइटी में ना लोग अभी बीजेपी के आने के बाद हमारे पेरेंट्स इतने नॉर्मल हुए कि चलो पढ़ने जा रही हो, दिल्ली जा रही हो तो नॉर्मली वो भेज रहे हैं। अदरवाइज पहले बोलते थे कांग्रेस के टाइम पे तो बाहर, घर से बाहर भेजने में भी हमें डर लगता है। आपको लग रहा है परिवर्तन हुआ? परिवर्तन तो हुआ है। ये सारे बिहार वाले हैं, बताइए। अंजना जी मैं उत्तर कोई क्या बात है, खुशी की बात नहीं है। पलायन करके यहाँ पढ़ने के लिए आना पड़ता है। अगर वहाँ पर डिग्री टाइम में मिल जाती तो वहीं पढ़ लेते। मैं यही कहने जा रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी एक लाइन मुझे बोलने दीजिए। अभी नहीं 2-3 सवाल और एक लाइन बच्चों के 2-3 सवाल। मैम मेरा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता से है। पहले आप तो ये क्लियर करिए कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे या अगले प्रधानमंत्री के? अच्छा पूरा एकदम टैंजेंट कहीं और चल गया। अंजना जी आखिरी सवाल। मैम मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। जहां जिस राज्य में बीजेपी की सरकार आती है तो वहां ये क्यों कहते हैं आप लोग कि वहां वोट चोरी हुई है, और जहां आपकी सरकार आती है वहां आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ हमारी वोट चोरी नहीं, हम ऐसे ही जीते हैं? आलोक जी आप ही से शुरू करते हैं। 2-3 सवाल आपके लिए। बहुत अच्छे सवाल आए। सबसे पहले आलू से सोने वाला सवाल आया, ये मोदी जी का स्टेटमेंट था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान के मीडिया ने भी नहीं रोका और व्हाट्सएप पर भी उसको इतना प्रोपोगेट किया गया। वो स्टेटमेंट मोदी जी का गुजरात में दिया हुआ था, जिसको राहुल गांधी जी के साथ जोड़कर बीच में नहीं, मैं मौका दूंगी। देखिए ये कोई तरीका थोड़ी ना, राहुल गांधी जी के नाम से जोड़कर बोलते हो तरीका ये कहा होता गया है। बीच में बोल रहे हो, कोई तरीका नहीं है। दूसरा नहीं मिलेगा फिर। बहुत ही दुर्भाग्य हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण एक स्टेटमेंट आई। इंदिरा गांधी जी जिन्होंने 32 गोलियां खाई,
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है बच्चों का, वो कह रही है कि इस लायक क्यों बन गई वो। सोचिए देश कहां पहुंच रहा है, आप लोग खुद सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा। सुप्रिया श्रीनेश जी ने कुछ बात दूसरे तरीके से कही, उसको अलग तरीके से पेश किया गया। यही बीजेपी की फेक यूनिवर्सिटी और फेक फैक्ट्री जो है ये काम करती है। तमाम मोदी जी के स्टेटमेंट्स को राहुल जी के साथ जोड़कर जिस तरह से चलाया जाता है पूरे देश ने देखा है। आप लोग बच्चों बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में हमारी सरकार 35 साल से नहीं है कांग्रेस की, और 35 साल का आप में से कोई भी नहीं, 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की 20 साल से सरकार है तो आप लोगों को बिहार से यहां आने का क्या आवश्यकता पड़ी थी? पटना यूनिवर्सिटी क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई? क्या मोदी जी ने वो 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ क्या आपके बिहार को दे दिए थे? क्या मोतिहारी की शुगर मिल में चाय पीने लग गए मोदी जी? आप मुझे 2 फैक्ट्रियों के नाम बताइए जो पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने बनाई हो और उनमें 100 आदमी भी काम करते हो। ठीक है आलोक जी, आप इनको बोलने दीजिए। 6 लोग नहीं हो गया, प्लीज नहीं प्रदीप, बच्चे सवाल पूछ रहे थे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। मैं केवल एक पूछना चाहता हूं, आप लोग यहां पर बैठे हैं, एक फैक्ट्री का नाम बताइए जो मोदी जी ने 11 साल में बनाई हो और उसमें 200 आदमी काम करते हो पूरे बिहार के अंदर। चलिए बीजेपी की तरफ से आप बताइए जल्दी से। सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री होनी चाहिए। बस आलोक जी, अब ताली नहीं बजाओगे, ताली नहीं बजाएंगे आप, बजाओ ताली आपकी, कोई फैक्ट्री नहीं लगी, अब नहीं कोई ताली, कोई ताली नहीं। विवेक जी मत कीजिए, मत कीजिए। आप इलेक्शन कमीशन, हम आपकी बात सुनते हैं, ये नहीं सुन रहे आपकी बात, यही इनकी दिक्कत। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, अरे भैया आप उचक रहे हो, ये देख लिया उचकना चालू हो गए। आलोक जी इस बार किसी ने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। इन्होंने बोला कि हमने बिहार के अंदर क्या किया, आपने सवाल पूछा और ध्यान से मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। बिहार के अंदर 15 साल के अंदर जब हम सत्ता में नहीं थे, बजट बिहार का था 23,000 करोड़ एवरेज। जब हम सत्ता में आए बजट बिहार का हुआ 3,23,000 करोड़। आप सभी गूगल करके देखिए बिहार का ग्रोथ रेट, फैक्ट्री का नाम बताओ। अंजना जी मैं 10 सेकंड नहीं बोलना शुरू किया, मैं आप में से किसी को नहीं बोलने दूंगा। विवेक जी आपका नोटा के बराबर वोट है, चुप रहो। नोटा के बराबर वोट है, चुप रहो। नोटा के फैक्ट्री का नाम, फैक्ट्री का नाम, बिहार 20 साल में कौन सी फैक्ट्री? बिहार के अंदर इस वक्त बिहार, आप सब गूगल करिए, 14% ग्रोथ रेट है बिहार का। इनके समय नेगेटिव परसेंटेज ग्रोथ रेट था बिहार का। ये इनकी स्थिति थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कह रहे थे इनने क्या किया, ये आज ही का न्यूज़पेपर के अंदर आया है। जब रिजर्व बिहार के अंदर जब कांग्रेस वालों की सरकार हुआ करती थी, जब आपको पता है बिहार पे प्रति व्यक्ति कितना खर्च करते थे लोग, सिर्फ 190 रुपए, और जम्मू कश्मीर और बाकी राज्यों में 2000। आज ये 10 गुना से ज्यादा हुआ है। तो जिन्होंने बिहार के अंदर एक विकास का कार्य नहीं किया, ये बात करेंगे। और आज मैं ऑफेंड हुआ हूं और देश को भी होना चाहिए। आलोक जी ये जस्टिफाई कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी फेलियर था, कि देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ था, ये इनका इतना बड़ा फेलियर था और इसको यहां पे जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल गलत हुआ था इंदिरा गांधी के साथ में जो नेशनल सिक्योरिटी फेलियर, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेदार थी। ठीक है विवेक जी, एक-एक करके मैं सबसे कह रहा हूं, मनमोहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में इज्जत तक नहीं देते थे, धीरे-धीरे सोनिया गांधी को बैठाते थे। जल्दी बोलिए, 2 लाइन। केवल ये बता दीजिए इंदिरा गांधी के हत्यारों का वकील कौन था? अरे आप बताओ, राजीव गांधी के हत्यारों को क्यों छोड़ा? राजीव गांधी के हत्यारों से सोनिया गांधी मिलने क्यों गई? प्रियंका वाड्रा क्यों मिलने गई? माइक नीचे, माइक नीचे, दोनों का माइक नीचे, नस पकड़ी गई तो चिल्लाएंगे। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, जनता ने पकड़ी। विवेक जी बोले, एक-एक करके सबसे कमेंट लूंगी सर, विवेक जी से शुरू। अरे विवेक जी क्या था, देखिए भंडारी जी, जब हमने 2005 में जब हमारी सरकार गई, उस वक्त बिहार का बजट 26,000 करोड़ था, भारत का बजट 4.5 लाख करोड़ था। आज जो आपने बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है, भारत का बजट 50 लाख करोड़ है। कंपैरेटिव एनालिसिस आप करो, हमारा जो डेवलपमेंट और इतना जब बिहार का 15,000 करोड़ था, बिहार का बजट 1500 हमने 14% है। बिहार की भी फलसाओं की इमारत जाके कर दिया। 65% जनसंख्या 10,000 नहीं कमाता है, 65% 10,000 नहीं कमाता। भंडारी जी आप क्या बात कर रहे हो? 67 रुपया बिहार के लोग। ऐसी बातें करते हैं भंडारी जी। आप जो है सिर्फ गूगल करते हो, गूगल के अलावा आपको कुछ नहीं आता है, समझ में आ गया? मलुक जी जल्दी बोलिए। एक तो अच्छी बात एक है, अरे फिर बड़ी भंडारी प्लीज, फिर गूगल प्लीज। अरे एक तो अच्छी बात है
कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे 35 साल से हम बिहार में नहीं हैं। नहीं अरे है तो गिरेबान में झांको, क्यों नहीं हो? दूसरा यूपी में कब से नहीं हो? तो कैसे इसी साल 2025 मार्च में जाए, और जब बिहार के लिए इस देश की सरकार ने बजट दिया तो सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने करा कि देश के दूसरे प्रदेशों के लिए नहीं किया। अब मेरी बारी, 10 सेकंड जल्दी से मिस्टर 10 सेकंड। इस मुल्क के अंदर सभी पार्टियां हैं, आप इलेक्शन लड़िए, आप एक दूसरे पे दोषारोपण करिए। हमने बीजेपी से सवाल पूछे, बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछे, ये अच्छी बात होती है और होना चाहिए। खतरनाक बात क्या है? खतरनाक बात ये होती है जब आप कहते हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही, सोनिया गांधी पैसे लेकर के चाइना से देश तोड़ने जा रही हैं, विवेक श्रीवास्तव कम्युनिस्ट है, चाइनीज से मिले हुए हैं, पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं, बीजेपी को छोड़ करके सारी पार्टियां देश तोड़ने वाली हैं। अगर ये करोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो नेपाल बनने में किसी नेता का नाम भी नहीं लेते आप, क्या हाल हो गया सोनिया जी पर विवेक जी ने गंभीर आरोप बिल्कुल लगा रहे हैं। मुझे तो किसी ने नहीं सोनिया गांधी पर किसी ने आरोप नहीं लगाया। और मैं ये कहूंगा बिहार के लोग आप लोग बहुत हैं, खुद आरोप लगाया। आप लोग जरा मरहौरा लोकोमोटिव प्लांट ये सर्च करके देखिएगा, क्योंकि ये किसी को नहीं बताएंगे कि 2018 में देश का लोकोमोटिव प्लांट मरहौरा में लगा, जिसमें से लालू जी लगाए थे। लालू जी इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।